सर रिस्वान बंटू काढून दिली का? बोलना नको फायर मेहनत जा रही हो कुछ भी नहीं हो रहा हो अपन करेंगे तुम्हारा होंगे जरा नहीं ना वो यार सर क्लास चालू करो ना। सर कब शुरू होने वाला है क्लास? 5 मिनट लगेंगे 5 मिनट। ठीक है तो दूसरी क्लास में अभी एंड करके सर फिर नहीं आए, सर अभी तक नहीं आए। हाँ?
हम्म। बॉटल भी सुलभ बनाए नहीं यार, इतने बड़े टेरिस तो उन्होंने। हाँ, सुलभ नहीं बनाए टेरिस। लगेगा मगर अपना कितना बड़ा मसला हलो यार, खाना ले जाने लाने का। मैं तो क्या करने का तो मालूम है तेरे को, उधर खिलाने का तो रूम में। सर भी नहीं है मेरे। सर गुड मॉर्निंग। सर आप गुड मॉर्निंग अनम्यूट सर। है। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कौन है आज पोस्टिंग में? सर अकरम हो, अकरम। अकरम जी, ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अर्पित, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके मयूरेश, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। चलिए लास्ट टर्न पे हम पहुंचे थे। इसको जरा बड़ा कर लूं, साइज छोटा क्यों रह जाता है ये। सर कल का क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए। सर म्यूट करो प्लीज। ओके हाँ बेटा, कल का क्वेश्चन, बिल्कुल कल का क्वेश्चन कौन सा था जरा बताओगे मुझे? कल मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था जरा मुझे याद दिलाओ। 20 gram KClO3 is heated, then find the weight of oxygen. बाई PUAC, है ना? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन चल रहा था ना? हाँ सर। ठीक है, कल मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री चल रही है जिसमें मोल टू मोल, मास टू मास एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड बाय दिस सिचुएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ पर्टिकुलर ट्रिक दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। सभी लोग कितने 6 घंटे कम से कम पढ़ रहे हैं ना? 6 घंटे कम से कम पढ़ना है सभी को। हाँ सर। यस, जितने बच्चे भी हैं अगर IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं, अगर IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन करना चाहते हैं तो मिनिमम 6 आवर्स, मिनिमम, मैक्सिमम अभी 8 आवर्स, 8 आवर्स के बाद अभी जब 12th में आओगे तब 10 आवर्स। अभी आपको 6 आवर्स से स्टार्ट करना है और 6 आवर्स से 8 आवर्स में जाना है। स्टार्टिंग 6 आवर्स से करिए, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। अभी यहाँ से स्टार्टिंग करो, फिर धीरे धीरे करके 8 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? और अगर नहीं सिलेक्शन करना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं। आप ऐसा समझ लो, जो बच्चे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं उनका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि बिल्कुल लास्ट में जब 12th आएगा तो हम बिल्कुल शक्तिमान बन जाएंगे, बिल्कुल रॉकेट बन जाएंगे। A1 से ओके सर, मैं 3 पढ़ता हूँ। 3 बजे तक की पढ़ते हो? 3 बजे तक पढ़ते हो? अच्छा, 3 घंटे पढ़ते हो? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 घंटे पढ़ो, नो प्रॉब्लम। 3 घंटे 2 करके पढ़ो। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन को हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से भी सॉल्व करेंगे और जनरल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन था हमने कि व्हेन KClO3 कितने ग्राम, 20 ग्राम KClO3, तो हमने पूछा था कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस निकलेगी, x ग्राम। ये हमने क्वेश्चन पूछा था।
कि 120 ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड 2112 यानी कि 12.3। ठीक है संकेत, देखता हूं मैं आंसर देख लेता हूं, पहले समझ लो आप। दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा मैं। 20 ग्राम KClO3 इज हीटेड, फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला तरीका ये है हमारे पास कि KClO3 को हीट कर लो, तो यहाँ बन जाएगा KCl प्लस O2। अगर आपको रिएक्शन पता है तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखो और रिएक्शन के बाद फिर इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करोगे? 2 KClO3 2 KCl 2 3 जा 6 और यहाँ 3 O2। देखो बैलेंस हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हो कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 39 प्लस 35.5 और ऑक्सीजन का कितना है? 48। ये हो जाएगा 0.5, ये 8 5 13 23 22 और 3 2 5 3 8 4 12 122.5 और इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 245 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे आ गया, यानी ये आ गया कितना? 245 ग्राम। यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली इसको हटा के ना। यहाँ 245 ग्राम है और 245 ग्राम में ऑक्सीजन कितना निकलता है? 48 ग्राम नहीं, 3 इंटू 32 यही है ना, 96 ग्राम। बात समझ पा रहे हैं ना? और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ 96 ग्राम लिख देता हूँ। इसलिए 20 ग्राम में कितना आंसर आएगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर कितना? 96 इंटू 20 अपॉन 245। 5 4 जा 20 कितना? 24। ये आंसर आया 384 बाई कितना? 7.8 आ रहा है ना, ये 7.8 आ रहा है। 7.8 आ रहा है सर। कितना? 7.8। 7.8। ये देखो, ये है बाई स्टोइकियोमेट्री 7.8। ठीक है बेटा, 7.8। नाउ द 20 ग्राम KClO3 when it is heated evolves 7.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। आई थिंक स्टोइकियोमेट्री से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम सॉल्व करेंगे POAC से। POAC से क्या कैसे सॉल्व किया जाएगा? POAC से हमने कहा है कि 20 ग्राम KClO3 यानी कि इसका 20 ग्राम इसके x ग्राम के एटम्स को बराबर कर देंगे। क्वेश्चन केवल इतना ही कहा गया है ना, क्वेश्चन में कहा गया है 20 ग्राम KClO3 को हीट किया जाता है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस निकलती है, यही तो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? हम सॉल्व करेंगे केवल POAC से। कैसे? 20 ग्राम KClO3 में x ग्राम ऑक्सीजन है तो किसके एटम बराबर होने चाहिए? भाई ऑक्सीजन की एटम तो बराबर कर पाओगे, यहाँ ऑक्सीजन के एटम के बराबर कर दो। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन के एटम के बराबर कर दो। तो कैसे करोगे? 12 अपॉन ये 122.5 अभी निकाला था, इंटू था इंटू ये मोल हो गया, इंटू इंटू 3। देखो ठीक है ना। और ये बराबर किसके करोगे? ये बराबर करोगे x अपॉन 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 2। देख लो भाई, ये सिचुएशन है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो आप। a0 से a0 कैंसिल, x बराबर क्या आ जाएगा? 20 इंटू 3 60 और 60 में 32 मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। 32 मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर निकाला ना 20 इंटू 3 इंटू 32 और अपॉन 122.5 इंटू 2। ये वैल्यू कैलकुलेट करो, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यही आएगी आई थिंक, ठीक है ना। देखो 216 और सॉल्व करके देखो, वही आनी चाहिए वैल्यू। सर हाँ बेटा। सर अगर हमने एवोगैड्रोस नंबर दोनों साइड में नहीं लिया तो भी चलता है क्या? वो तो बाई चांस की बात है बेटा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन हमें एटम्स निकालने होते हैं ना। तो एटम्स निकालने के लिए हमने तरीका बताया है कि पहले मोल निकालोगे, मोल के बाद मॉलिक्यूल्स निकालोगे और मॉलिक्यूल्स के बाद फिर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके एटम्स निकालोगे, ठीक है ना। तो आप ले लीजिए, तरीका वही होता है। तो बाई चांस यहाँ एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर हमेशा कैंसिल होता जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा मैच हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तरीका लॉजिक यही है कि हम एटम्स निकाल रहे हैं दोनों तरफ, और एटम्स निकालने के लिए हमें पहले मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो तरीका यही सही है।
वो आप करते हो तो आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन लॉजिकल गलत है। समझ गए? हाँ सर। ओके, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब हम स्टोइकियोमेट्री का यूज ना भी करें बस, लेकिन ध्यान रखना दोनों तरफ वो एटम्स हमारे सामने होने चाहिए। दोनों तरफ अगर एटम है तो आप उन एटम्स को बराबर कर सकते हैं। सर और एक एग्जांपल लो ना। क्या? और एक example? एग्जांपल। चलो लिखो, राइट, फाइंड weight of sulfur trioxide when it is heated. When it is heated and evolve 5 gram sulfur dioxide. Solve करें। Weight of sulfur dioxide when it is heated and evolve 5 gram of sulfur dioxide. थर्टी सेकंड्स में इसको सॉल्व करेंगे। कितना आंसर आया? 25/4, 4.69, अप्रॉक्स 5 के आसपास है ना। विनय रविंद्रा 25/4। ओके, 25 बाई भाविक जैन 25/4। 25/4 का मतलब 4.69 तो नहीं होता है। 25/4 कुछ लोग निकाल रहे हैं, कुछ लोग 4 पॉइंट समथिंग निकाल रहे हैं, तो दोनों के आंसर्स में बड़ा डिफरेंस है। 25/4 ओके। ओके, 6.25 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सॉल्व करता हूं, आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना होगा। हमें क्या करना है, x ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें 5 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड इसमें निकालना है उसके, तो किसके एटम्स को बराबर कर दो? सल्फर के एटम्स को बराबर कर दो, ठीक है ना। तो सल्फर के एटम्स कैसे बराबर करोगे? x/32 + 48, देखो 32 + 48 यही तो होता है 80, है ना, इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू 1, सल्फर के एटम बराबर कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ सल्फर के ही एटम है ना, ठीक है ना। और यहाँ क्या करोगे, 5 कितना 32 64 इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू 1, एवोगाड्रो नंबर से एवोगाड्रो नंबर कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 5 × 80/64, 5/80 × 64, 25/4 आ रहा है ना, यहाँ से कंफर्म है ना, 25/4, 4 2 16, ठीक है ना। और यहाँ से 25, yes 25/4 is correct answer. Now it is PUAC, हम स्टोइकियोमेट्री से yes 6.25 is correct answer.
ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है, बहुत टफ नहीं है। लेकिन अब जरा इन्हीं चीजों को हम थोड़े टफ लेवल पर ले चलते हैं। सर रुको हाँ बेटा बोलो। सर रुको हमें सर। एस के एटम्स ही क्यों कंसीडर किए? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और ये इसी ने क्यों पूछा, बाकी लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया? तो पूछा है आदित्य राव ने पूछा है, सर हमने एस के एटम्स ही क्यों कंसीडर किए हुए हैं? यस। अब भाई तो कौन बताएगा हमने एस के ही एटम्स क्यों कंसीडर किए? हम ऑक्सीजन के भी कंसीडर कर सकते थे। सर क्योंकि हमें SO2 फाइंड करना है, तो यस की वैल्यू क्यों? एस में ओ भी तो है, ओ के एटम्स भी बराबर कर सकते थे। ओ के एटम बराबर करते, यहाँ 3 और यहाँ 2। हमने एस के एटम क्यों बराबर किए भाई? कोई बताएगा? बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं कोई बताएगा? सर क्योंकि हम पहले वो जो मेन एलिमेंट है उसके एटम्स कंसीडर करते हैं एंड देन वी कंसीडर द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और इस केस में जो मेन एटम है वो सल्फर है, इसलिए ऑक्सीजन हमने कंसीडर ही नहीं किया है। नहीं, अगर ऑक्सीजन कंसीडर करते तो क्या आंसर अलग आता? नहीं 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 सर, सेम आता। सेम आता। चलो करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। अगर आपने कहा है ऐसा x अपॉन 80 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 3 बराबर 5 अपॉन 64 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 2, है ना। a नॉट से a नॉट कैंसिल, x बराबर ना 5 इंटू 80 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 64। क्या ये वैल्यू 25/4 के बराबर है? नेवर। 25/2 है। ये 25/4 के बराबर वैल्यू नहीं है। मतलब अगर ऑक्सीजन के एटम बराबर कर देते तो ये आंसर आ जाता, और सल्फर के एटम बराबर कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। लेकिन मैंने सल्फर का ही बराबर किया और आंसर सल्फर वाला ही है, यही आंसर है। ये आंसर गलत। ध्यान रखिएगा, सल्फर के एटम से यहाँ बराबर करोगे, ऑक्सीजन के एटम बराबर नहीं करोगे। यही पीओएसी का एक ड्रॉबैक है, नोट करके आपको लिखना है। यही एक ड्रॉबैक है पीओएसी का। अभी यही अगले क्वेश्चन में मैं बताता इसी चीज को। क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड जब हीट करते हो तो ऑक्सीजन गैस के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये आपको यहाँ आइडिया लग जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब आप हीट किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखो ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, तो अब इसके सल्फर के एटम को सल्फर के एटम के बराबर किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के एटम को बराबर करते तो ऑक्सीजन का एटम ये ऑक्सीजन के एटम के बराबर थोड़ी होता, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम यहाँ भी तो है। इसलिए ये एटम प्लस ये एटम बराबर इसके एटम के बराबर होते हैं। इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के एटम बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम यहाँ भी है, सल्फर का एटम यहाँ और यही है, इसलिए सल्फर के एटम बराबर कर सकते हैं। यानी कि द एटम्स मस्ट बी इक्वेट when the atoms are present in that molecules only, कहीं और प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपको उसके साथ रिएक्शंस भी आनी चाहिए। पीओएसी का सबसे बड़ा मेरिट इतना है कि विदाउट बैलेंसिंग वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स, बट विदाउट नोइंग द रिएक्शन हम गलती कर सकते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन को इक्वेट करने के लिए। तो नोट करके पीओएसी में लिखो कि बाय द POAC without balancing the chemical reaction, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं। by the POAC without balancing the chemical reaction we can calculate the product। सर अगर कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स हो तो कैसे लेना होगा? नहीं, यहां पर केवल 1 to 1 होना चाहिए। POAC is applied when 1 to 1 elements are present, ठीक है ना। और 90% रिएक्शंस 1 to 1 होती हैं, बाई चांस की बात है, कभी ज्यादा हो जाए तो हो जाए, ठीक है ना। सर हाँ बेटा बोलो। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि SO3 में 4 एटम्स है और SO2 में 3 एटम्स है, तो वो एटम्स को इक्वेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, उससे आंसर नहीं आएगा। यहां पर हमें पर्टिकुलर उसी एटम को देखना होगा। कैसा? देखिए अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा, हम इन्हीं क्वेश्चंस को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम ध्यान रखिएगा, मोल कांसेप्ट इज नॉट थ्योरी पार्ट, इट इज अ टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
अब स्टोइकियोमेट्री हम समझ रहे हैं, हमने मोल टू मोल समझा है, मास टू मास समझा है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम समझा है, क्रॉस समझा है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन समझा है। लेकिन अब जरा अगला जो टॉपिक आएगा वो अगला टॉपिक में डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, रिक्वायरमेंट आप समझिएगा कि अगली रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन देखो जरा, अभी कोई हेडिंग नहीं डालना है, समझो जरा क्वेश्चन कैसा है। एक रिएक्शन है हमारे पास, आप सभी को पता है कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया, ये रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है ना। मैं आपसे कहूं कि अगर ये 2 मोल दिया हुआ है तो बताओ ये कितने मोल बनेगी? 2 मोल नाइट्रोजन में कितने मोल अमोनिया गैस बनेगी? सभी को पता है ना? यस, देखो 4 मोल, बिल्कुल सही जवाब। 2 मोल में 4 मोल अमोनिया बनेगी, सभी को, मतलब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा हमने। आप देखो ना, 1 मोल नाइट्रोजन जब यूज करते हो तो 2 मोल अमोनिया बनती है, तो 2 मोल में 4 मोल बनेगी, सभी को पता है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन, अब यहां पर अगर मान लिया मैंने कहा कि ये लिखा है 4 मोल, ये हटा दो, मैं कहूं 4 मोल हाइड्रोजन दिया है तो कितने मोल अमोनिया बनेगी? 4 मोल अगर हाइड्रोजन दिया है तो कितने मोल अमोनिया बनेगी? भाई 3 मोल में 2 मोल बन रही है, इसलिए 4 मोल में कितनी बनेगी? x। तो क्या x बराबर कितना आ जाएगा? 8/3 मोल। और 2 मोल में कितनी बन रही थी? 2 मोल में बन रही थी 4 मोल अमोनिया, 4 मोल अमोनिया बन रही थी, और 4 मोल में कितनी बन रही है? 8/3 मोल अमोनिया बन रही है। क्या समझ पा रहे हो? हाँ, 8/3 मोल, बिल्कुल। अब जरा गौर से देखना, मैं पूछने क्या वाला हूं। मैंने ये नहीं दिया था, मैंने कहा था 2 मोल नाइट्रोजन में कितने मोल अमोनिया बनेगी, तो आपने कहा कि 4 मोल बनेगी। मैंने ये नहीं दिया और मैंने कहा कि 4 मोल हाइड्रोजन में कितने मोल अमोनिया बनेगी, तो आपने कहा 8/3 मोल अमोनिया बनेगी। नाउ द क्वेश्चन इज 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन फाइंड द मोल ऑफ अमोनिया। मतलब हमारे पास अभी तक एक ही देते थे ना, कंटेनर पूरा है ना ये हमारे पास, और कंटेनर में यहाँ पर हमने बर्न किया इसको, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब जलेगी तो जलने के पर क्या बनेगा? अमोनिया गैस तो बनेगी। मैंने कहा ये 2 मोल लिया जाता है, ये 4 मोल, भाई कुछ ना कुछ तो लिया जाएगा ना, ये किसका लिया गया, किसका लिया गया? दोनों को जलाया गया, और जलाने के बाद अब पूछा गया कि अमोनिया कितने मोल बनेगी। तो आप क्वेश्चन ये है हमारा, अमोनिया कितने मोल बनेगी, तो आंसर क्या 4 मोल बनेगी या 8/3 मोल बनेगी, या इन दोनों में से कुछ और बनेगा? मतलब ये नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। सो द आंसर क्या होना चाहिए? दोनों दे दिया आपको और कहा गया फाइंड द value of ammonia. Now it is question. टू मोल आदित्य सर, आंसर इज 6.6। मतलब इनमें से कोई नहीं होगा क्या? 8/3 गुंजन, ओके गुंजन 8/3 मोल बताया। गुंजन बेटा बताओ why 8/3 मोल इज करेक्ट आंसर? गुंजन टेल मी, गुंजन 8/3 बोला है, why? धनश्री कितना बोला है? 3 मोल। साहिल 2 मोल। नो, आंसर शायद जिसका सही हो उसका गुंजन बताएगी। गुंजन बताओ why 8/3 मोल इज करेक्ट आंसर? गुंजन कहां सो रही है? अब नेक्स्ट टर्न से क्या करने वाले हैं हम? नेक्स्ट टर्न से हमने एक नया रूल बनाया है, हम सभी का वीडियो कैमरा ऑन करके रखेंगे। ऑन करके आप लोग अपना अपना वीडियो कैमरा ऑन करके रखोगे। उसके 2 फायदे हैं, मुझे ये भी पता चलता रहेगा नहा धो के प्रॉपर तरीके से बैठे हो कि नहीं बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं पढ़ाई कर रहे हो। कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बस मोबाइल को सामने रखे हुए हैं, बस क्लास चल रही है। देखो हम देखो प्रॉपर आए हैं ना, नहा धो के प्रॉपर तरीके से पूरे सेटअप के साथ। तुम लोग भी क्लास में जाते हो तो प्रॉपर सेटअप के साथ आते हो ना, तो जब कैमरा ऑन रहेगा तो प्रॉपर सेटअप के साथ बैठोगे। ऐसे क्या है कि कैसे भी कोई कहीं भी बैठा है, कुछ भी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मतलब क्लास को सीरियस नहीं लोगे। प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के नहा धो के अच्छे से तब पढ़ाई करोगे, तो वो तभी कर पाओगे जब कैमरा ऑन रहेगा। कैमरा ऑन रहेगा तो मैं देख पाऊंगा कि हाँ भाई किस अवस्था में हो तुम, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से कि नहीं। ऐसा तो 1 साइडेड गेम होता है पूरा ऑनलाइन में, तभी फायदा है तुम लोगों का, तभी तुम लोगों के ऊपर बर्डन भी तो आएगा कि हाँ भाई सर हमें देख सकते हैं। कल से करूंगा मैं ये, है ना, कल से जिसको बोलूंगा उसको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। यस, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए? 8/3 अर्पित, यस अर्पित बोलो why 8/3 कैसे निकाला 8/3? सर बिकॉज जब 8/3 मोल नहीं 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज होगा तब
नाइट्रोजन जो यूज होगा वो 4/3 मोल होगा, ठीक है, और 4/3 मोल यानी 1.3 समथिंग मोल होता है, तो वो प्रेजेंट है। तो उससे फिर जब हाइड्रोजन 4 मोल में रिएक्ट करता है तो अमोनिया जो वो 8/3 मोल फॉर्म होता है, और नाइट्रोजन उतना अवेलेबल है तो नाइट्रोजन एक्सेस रहेगा और अमोनिया 8/3 मोल फॉर्म होगा। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर मैंने बस लॉजिक लगाया। गुड, अच्छा लॉजिक लगाया, गुड अप्रोच, वेल डन। 8/3 डेफिनेटली 8/3 इज करेक्ट आंसर। बट नाउ लिसन, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यानी नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कहने का मतलब ये, अभी तक हम 1 to 1 सॉल्व कर रहे थे, 2 में पूछा था तो डायरेक्ट आंसर था, 3 में पूछा था तो डायरेक्ट आंसर था, लेकिन ये बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। व्हेन पर्टिकुलर कंपाउंड मिक्स्ड विद द सेकंड कंपाउंड, तो व्हेन बोथ आर कंज्यूम्ड विद ईच अदर देन फॉर्म द प्रोडक्ट, तो उन दोनों में जो कंजप्शन होगा, उन दोनों में सबसे पहले ऐसा थोड़ी दोनों बराबर, दोनों अलग अलग है ना, तो द अमाउंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड एट फर्स्ट, भाई नाइट्रोजन पहले कंज्यूम हो सकता है, हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो सकता है, इन दोनों में जो छोटा होगा वो पहले कंज्यूम हो जाएगा, और जैसे ही कंज्यूम होगा तो रिएक्शन तो बंद हो जाएगी ना। जब तक दोनों की अवेलेबिलिटी है तब तक रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन हो रही है तो ऊपर चल के अमोनिया बन रहा होगा। लेकिन मान लिया नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन कंज्यूम हो गया, और नाइट्रोजन कंज्यूम हो गया तो प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। तो वो जो प्रोडक्ट होता है, द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट विच डिपेंड्स अपॉन द लेसर अमाउंट ऑफ द कंटेनर, इन दोनों में जो छोटा होगा उसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा। तो जो प्रोडक्ट निकाला जाएगा वो छोटे वाले अमाउंट के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा, और छोटा वाला अमाउंट जो होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? तो आप हेडिंग डालो, लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर हम समझेंगे पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट पर लिखो ड्यूरिंग द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, the amount which is completely consumed at first. During the complete chemical reaction, the amount which is completely consumed at first is called limiting reagent. And by that limiting reagent, पहले लिमिटिंग रिएजेंट कंफर्म करेंगे, by that limiting reagent then we will calculate the product. उस लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट फिर कैलकुलेट करेंगे। then by that limiting reagent we will calculate product. अब अगर मान लिया ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो फिर 2 मोल वाला आंसर हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में आंसर क्या 4 मोल होगा। और अगर मान लिया ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके रेस्पेक्ट में आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। सर रिपीट कीजिए ना प्लीज। फिर तो सुन लीजिए, ड्यूरिंग अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन द अमाउंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड एट फर्स्ट is called a limiting reagent, and by that limiting reagent then we will calculate the product. ठीक है बेटा, अभी तो भेजेंगे इसको भी भेजेंगे, पूरा स्टोइकियोमेट्री विद लिमिटिंग रिएजेंट विद पीओएसी, पूरी फुल टीपीपी होगी इसकी, ठीक है ना। तो अब देखो हमने क्या कहा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों बर्न हो रहे हैं, दोनों कंज्यूम हो रहे हैं। भाई दोनों अगर जल रहे हैं तो अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया बनने का मतलब ये दोनों कंज्यूम हो रहे होंगे ना। तो इन दोनों अमाउंट में जो पहले छोटा होगा वो कंज्यूम हो जाएगा, जो कंज्यूम हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली अमोनिया बनना फिर बंद हो जाएगी। तो इन दोनों में जो छोटा होगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले क्वेश्चन में ये सॉल्व करना है कि व्हिच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका आंसर ये है, और ये लिमिटिंग रिएजेंट है इसका आंसर ये है। तो आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और अगर लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाता है फिर आंसर तो आप अपने मन से निकाल ही लोगे। तो जरा देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, ढंग से समझना लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। मैं पहले आपको कांसेप्ट बताऊंगा, ट्रेडिशनल मेथड, और उसके बाद फिर ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले कांसेप्ट समझो।
इस रिएक्शन को गौर से देखो, 1 मोल नाइट्रोजन जब जलता है, जिसके मोल कम हो वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिसके मोल कम हो वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ये 2 मोल है या 4 मोल है तो 2 मोल कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, जबकि ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। बाई चांस हो भी सकता था, इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट पे मत जाओ। सर हमें उस प्रोडक्ट में से माइनस करना पड़ता है, तो उसमें जो मोल कम आएंगे तो वो रहता है उसका। फिर से बोलो जरा, क्या बोल रहे हो? इधर 3s2 का 4 मोल है ना, तब जब उसे 4 मोल को हम 2NH3 से माइनस करेंगे तो वो जो आंसर आएगा ना, अगर उन दोनों में से कम होगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जरा बताओ 4 से किसको माइनस करोगे? 2NH3 का मोल को, 2NH3 के मोल को। 4 को 2NH3 से माइनस करो तो 2 आएगा, और इसमें 2 में से 2 करोगे तो 0 आएगा। तो ये कम आ रहा है, -2 आएंगे ना, तो फिर क्या करोगे? 4 - 2, यही तो क्या बोल रहे हैं ना, 4 - 2। इन दोनों में लिमिटिंग एजेंट कौन सा है बताओ? Which one is 3s2 is limiting reagent? 3s2 3s2 लिमिटिंग एजेंट है। कैसे? तुम ही समझाओ कैसे 3s2 लिमिटिंग एजेंट है। सर हमें वो सेपरेट कैलकुलेशन से आप जब मोल वो निकालेंगे दोनों का, तब हमें वो जो मोल निकलेंगे S2 के, तो उससे हमें प्रोडक्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों में दोनों से माइनस किया तो उनमें दोनों में से जो आंसर सबसे छोटा होगा, मतलब जो मोल या सबसे छोटा होगा सर। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे हैं मेरे थोड़ी कम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप हर क्वेश्चंस में अगर अपनी कंसेप्ट लगाते हो और अगर फिट हो जाता है तो मतलब ठीक है। लेकिन वास्तव में कंसेप्ट क्या है जरा वो समझो। कंसेप्ट है क्या? कंसेप्ट ये कहता है कि आप रिएक्शन को देखो, व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज बर्न्ड विद द हाइड्रोजन देन रिक्वायर्ड मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 3। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जितना भी आप नाइट्रोजन लोगे उसका 3 गुना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा अमोनिया बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? अब मैंने यहां नाइट्रोजन के कितने मोल लिए हैं? 2 मोल। तो नाइट्रोजन के 2 मोल लिए हैं, तो इस 2 मोल के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन कितना लेना पड़ता? 6 मोल। समझिएगा, 1 मोल में 3 मोल, जब 1 मोल नाइट्रोजन जलता है तब 3 मोल हाइड्रोजन जलते हैं। इस रिएक्शन को देख के लग रहा है, लेकिन अगर इसके 2 मोल लिए जाएं तो 2 मोल के रेस्पेक्ट में 6 मोल हाइड्रोजन चाहिए, जबकि हाइड्रोजन दिया कितना है? 4, और 2 मोल के रेस्पेक्ट में चाहिए कितना? 6, यानी कि 6 मोल चाहिए और 4 दिया है। इसका मतलब ये 4 मोल तो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना? ये 4 मोल तो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि मुझे 6 मोल चाहिए विद रेस्पेक्ट टू 2 मोल के। तो 4 मोल कम है 6 मोल के रेस्पेक्ट में, इसीलिए हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि यहां पर कुछ बचा ही नहीं है हाइड्रोजन का। तो 4 मोल हाइड्रोजन है जो कि 6 मोल से कम है, हेंस इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। समझो जरा फिर से क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत चाहिए। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने? 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए 2 मोल के लिए कितने चाहिए? 6 मोल हाइड्रोजन के चाहिए। और 6 मोल हाइड्रोजन जो है, ये जो 4 मोल है, ये हाइड्रोजन से 6 मोल हाइड्रोजन से बहुत छोटा है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जरा इसका वाइस वर्सा, अभी नोट नहीं करिएगा, पहले समझो पूरी बात। अब जरा इसका वाइस वर्सा जरा अपोजिट देख लेते हैं। अपोजिट देख लेते हैं इसका। अपोजिट देखो जरा इसका। 3 मोल हाइड्रोजन जब जलता है तब इसके रेस्पेक्ट में 1 ही मोल नाइट्रोजन चाहिए, यानी कि 3 मोल जब हाइड्रोजन जलता है तो उसके रेस्पेक्ट में 1 मोल केवल नाइट्रोजन चाहिए। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसको देखो पहले, है ना, कि जब 3 मोल हाइड्रोजन जलता है तो 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए। 3 मोल जब हाइड्रोजन जलता है तो 1 मोल, और यहाँ कितना दिया? 4 मोल हाइड्रोजन दिया है ना, तो 4 मोल अगर हाइड्रोजन जलेगा तो कितने मोल नाइट्रोजन जरूरत पड़ेगी? 1/3 × 4। इसका मतलब 4/3 मोल नाइट्रोजन चाहिए। 4/3 मोल नाइट्रोजन, यानी कि अगर 4 मोल हाइड्रोजन जलेगा तो उसके लिए मुझे नाइट्रोजन चाहिए केवल 4/3 मोल। और यहाँ दिया कितना? ये तो 2 मोल दिया है, और 4/3 मोल तो कम होता है ना, ये तो 1 पॉइंट समथिंग होता है। इसका मतलब ये है कि ये 2 मोल है, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा दे रखा है। नाइट्रोजन ज्यादा दे रखा है और चाहिए हमें कम, इसका मतलब कंटेनर में नाइट्रोजन बचा रहेगा ना।
इसके 4 मोल में इसका 4/3 मोल चाहिए, तो नाइट्रोजन कंटेनर में बचा रहेगा। इसका मतलब ये बचा रहेगा, इट मींस यही कंज्यूम हो जाएगा। तो चाहे आप इधर से निकाल लो, अगर इधर से निकालोगे वैल्यू छोटी है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगर आपने बाई चांस इधर से निकाला और वो वैल्यू अगर बड़ी है, ये वाली गिवन वैल्यू अगर बड़ी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बचेगी यहाँ पे, इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इट इज कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, इट इज अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। मतलब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, टेक्निक से कभी गलत हो सकता है। सर मैं वही बता रहा था, लेकिन वो वही बताना चाह रहे थे। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप यही बता रहे थे, गुड, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार फिर से चीजों को समझो। नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है। 1 मोल नाइट्रोजन जब जलता है तब हाइड्रोजन के 3 मोल की जरूरत होती है, तो इसके 2 मोल के लिए कितनी जरूरत होगी? 6 मोल के लिए, जबकि यहाँ दिया 4 ही मोल है, इसलिए 4 मोल तो तुरंत ही कंज्यूम हो जाएगा। क्योंकि आप इसके रेस्पेक्ट में इसको या इसके रेस्पेक्ट में इसको निकालोगे तो आप उस वैल्यू को उससे चेक करोगे, यहाँ 6 मोल निकल रहा है, यहाँ 4 है, तो 6 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है, तो 4 पहले कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि ये 4 मोल कम दे रखा है। लेकिन जब इधर से निकाल के देखो तो वही सेम सिचुएशन, 3 मोल में 1 मोल हाइड्रोजन निकलता है, 3 मोल हाइड्रोजन में 1 मोल नाइट्रोजन जलता है, तो 4 मोल में कितना जलेगा? 4/3 मोल, और दिया है 2 मोल, तो 2 मोल ज्यादा दिया है ना, और 4/3 मोल कम होता है, तो 4/3 मोल कम है, ये ज्यादा है, मतलब कंटेनर में बचेगा, मींस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो फाइनली इन दिस सिचुएशन द लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। और जैसे ही हाइड्रोजन पता चला तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसको निकालना है, 3 मोल में 2 है, तो 4 मोल में 8/3। सो आंसर इज। सर एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर अगर उधर नाइट्रोजन बच रहा है तो हम आरएचएस में N2 क्यों नहीं लिखते? आरएचएस में N2 क्यों नहीं लिखते? मतलब सर नाइट्रोजन तो अनरिएक्टेड जो है वो तो बच रहा है ना। हाँ बच रहा है सर तो फिर आफ्टर रिएक्शन नाइट्रोजन तो बचेगा ही, बिल्कुल बचेगा। तो प्रोडक्ट साइड में हम नाइट्रोजन ऐड नहीं कर सकते? नहीं, हम देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद टोटल क्या क्या बचता है, तो टोटल क्या क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 8/3 मोल ऑफ अमोनिया, 8/3 मोल ऑफ अमोनिया एंड 2 - 4/3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इसके साथ साथ हमारे पास बचेगा 2 - 4/3, यानी कितना हो जाएगा? 2/3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी बचेगा। यस, अगर आपसे पूछा जाए कि कंटेनर में लास्ट में क्या क्या बचने वाला है, तो हमारे पास 8/3 मोल्स ऑफ अमोनिया बचा है और 2/3 अनरिएक्टेड नाइट्रोजन बचा है, बिल्कुल बचता है। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना। अभी हमने क्वेश्चन केवल आपसे अमोनिया पूछा था कि कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट कितना बनेगा, लेकिन कंटेनर में अगर पूछ लिया जाए टोटल कितना बचा है, तो इतना ही बचा है, बिल्कुल। अनरिएक्टेड 2/3 नाइट्रोजन बचा है और 8/3 अमोनिया है, ठीक है ना। हाँ सर समझा। ओके, सर ये क्वेश्चंस मास में आ सकते हैं? किसमें? मास में कैलकुलेट करना होगा तो आ सकते हैं क्या? आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है। अभी मैं उसके आगे आ रहा हूँ ना, धीरे धीरे करके। पहले मोल की बात कर रहा हूँ, मोल के बाद मास में आऊंगा, मास के बाद वॉल्यूम में आऊंगा, और तीनों में लिमिटिंग रिएजेंट वैसे निकाल के क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना होगा, बिल्कुल सिमिलर लेवल पर। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रॉपर, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको आइडिया लगेगा थोड़ा और। सर कौन बोला? हाँ बेटा बोलो। सर ये तीन इसमें भी आ सकते हैं क्या? हाँ 3 में भी आ सकते हैं, बिल्कुल। धीरे धीरे, मैं अभी आपको एकदम डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा हूँ। क्या टफ लग रहा है तुमको ये? नहीं सर। नहीं सर। बहुत सिंपल। देखो टफ नहीं है, टफ तो कुछ होता ही नहीं है, बड़ा आसान है। आईआईटी बड़ी आसान है, बस इतना ध्यान रखना, आईआईटी के लिए बहुत सारे बच्चे पीछे पड़े होते हैं ना कि हमें आईआईटीएन बनना है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो तुम आईआईटीएन बन जाओगे। और ये चीजें बस बड़ी आसान है अगर अच्छे से समझ लोगे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया ना तो फिर उनको नहीं समझ में आता है, और अगर अभी समझ में नहीं आया ना तो फिर 12th में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अभी आपको थोड़ा और समझ में आएगा, 2 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिए, हमारे पास लिखा है a + 2b, मैंने ऐसे दिया, और इट कन्वर्ट्स इनटू 2c। ये दिया है 2 मोल, ये दिया है 1 मोल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c विद लिमिटिंग रिएजेंट।
आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और फिर वैल्यू ऑफ सी कितनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया मैंने, समझाया थोड़ा, दिया आसान आपको। 1 मोल अर्पित, लिमिटिंग रिएजेंट भी बताओ कौन सा है। टू बी 2B, ओके। 1 मोल, भाई कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग 2B बोल रहे हैं, ऐसा कैसा है? मोस्ट ऑफ द लोग 2B बोल रहे हैं। श्रेयस सर, तुम ए बोल रहे हो? नो, यस, नहीं सर 2B हाँ 2B होना चाहिए आई थिंक, है ना? 2B इट शुड बी करेक्ट आंसर। आप देखो ना, देखो कैसे सॉल्व करोगे। इन दोनों में पहले लिमिटिंग रिएजेंट देख लो और लिमिटिंग रिएजेंट के बिहाफ पे फिर आंसर आएगा। देखो 1 मोल में 2 मोल लगते हैं तो 2 मोल में कितना लगेंगे? 4 मोल। आप देखो ना, अब बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। 1 मोल ए जलता है तब 2 मोल बी जलते हैं, तो 2 मोल बी जलने के लिए कितने मोल बी जलेंगे? 4 मोल। और यहाँ दिए कितने? 1, तो 1 तो शुरू होते खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत कम दिया, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा देख लो, 2 मोल में 1 मोल जलता है तो 1 मोल में कितना जलेगा? आधा जलेगा केवल। 1 मोल जब बी लोगे तो आधा मोल ए लगेगा, और दिया है 2 मोल तो ऑफकोर्स 1.5 मोल ए तो बच जाएगा, अनरिएक्टेड रहेगा। तो कंटेनर में ए बचा रहेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पहले कंज्यूम हो जाता है। तो आप दोनों तरीके समझ सकते हो, 1 मोल ए जलता है तो 2 मोल बी जलता है, जब 2 मोल ए जलेगा तो 4 मोल बी चाहिए, यहाँ 1 ही मोल दिया है, चाहिए 4 मोल, तो ऑफकोर्स ये पहले खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इधर से देखो 2 मोल बी जलता है तो 1 मोल ए जलता है, तो 2 में 1 जलता है तो 1 में आधा जलेगा, तो आधा जलने का मतलब यहाँ दिया है 2 मोल, इसलिए आधा जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। हाँ भाई 2B इज लिमिटिंग रिएजेंट, यस। जैसे पता चला ये लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर क्या बचा? 2 में 2 मोल तो 1 में 1 मोल, आंसर 1 मोल, फाइनल। हद होती है आसान होने की, इससे आसान कुछ होता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल लिमिटिंग रिएजेंट का बेसिक पार्ट है। नाउ इट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट। होपफुली समझ में आ गया होगा। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। इसको फिर से रिपीट करूं मैं? अरे भाई तुम जरा अपना पहले वीडियो ऑन करो। कौन बोला लास्ट में? ऑन करो अपना वीडियो। चलो अच्छा ठीक है, आज मैं ऑन नहीं करवाता हूं, डोंट वरी, लेकिन कल से। सर एक एग्जांपल दीजिए ना। और एक और एक्चुअली इसलिए नहीं दे रहा, मेरा टाइम हो गया है, ठीक है ना? सर होमवर्क क्वेश्चन करके एक दो ना। एक होम असाइनमेंट देता हूं, चलो एक होम असाइनमेंट देता हूं। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ये दिया है हमारे पास 3 मोल, ये दिया है हमारे पास 2 मोल। आपको बताना ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और देखो, PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। 2 मोल 3 मोल क्वेश्चन। दूसरा, एक तीसरा और, 2A प्लस 3B गिव्स 5C। ये दिया 3 मोल, ये दिया 4 मोल। बताना क्या है? 1 2 3। पहले बताना लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और उसके बाद बताना है प्रोडक्ट क्या है। ये तीनों आप सॉल्व करिएगा प्रॉपर, जो कंसेप्ट मैंने बताया है। कल मैं आपको इसकी एक बिल्कुल एडवांस टेक्निक बताऊंगा कि ये इतने में इतना, इतने में इतना है, सब लफड़ा ही नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर 2 सेकंड में। वेरी गुड, देखो आ गए आंसर। ठीक है ना बेटा? डोंट वरी, नेक्स्ट टर्न पर आंसर आ गया सर अब भी।